हेलो बच्चों, आज हम सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स यूनिट का अगला पोर्शन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होता है। प्रॉपर्टीज मीन्स होता है गुण। ठीक है ना। देखिए ये टॉपिक आ गया 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो जो मटेरियल हैं उनमें बहुत सारे गुण होते हैं अलग अलग। जैसे मान लीजिए मटेरियल में अगर हम कहें वुडन, लकड़ी की बात करें, लकड़ी कैसी होती है? सॉलिड होती है। ठीक है ना। उसमें मास ज़्यादा होता है। ठीक है। लकड़ी की जब पॉलिश हो जाती है तो चमकदार हो जाती है। लकड़ी को ठोकने पर आवाज़ बहुत कम आती है। ठीक है ना। अगर उसमें पॉलिश ना की जाए तो उसकी चमक अच्छी नहीं होती। वहीं अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल्स जो होते हैं उनमें वेट ज़्यादा होता है। मेटल्स चमकदार होते हैं दिखने में, है ना। मेटल को अगर किसी दूसरे भारी चीज़ से पीटा जाए तो मेटल से आवाज़ भी आती है। और पीटने पर मेटल जो होते हैं वो फैलते हैं। ठीक है ना। उन्हें खींचकर उनके वायर बनाए जा सकते हैं। मेटल्स पानी में नहीं घुलते, है ना। मेटल के बर्तन बनाए जा सकते हैं। मेटल की बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अगर हम ये कहें मेटल से हम आर पार नहीं देख सकते, मतलब मेटल है, वुडन है, ये सब क्या ओपक मटेरियल है ना। अगर हम वहीं कांच की बात करें तो कांच कैसा होता है? कांच भी आपका सॉलिड है ना। चमकदार भी होता है। ठीक है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होता है। अगर हम उसको पीटेंगे या उस पर हम चोट मारेंगे तो आपको पता है कांच टूट जाएगा, वो फैलेगा नहीं। मीन्स कांच जो है वो कैसा होता है? पीटने पर वो पीसेस में टूट जाता है। ठीक है, ब्रेकेबल होता है वो। तो जबकि मेटल्स जो होते हैं वो ब्रेकेबल नहीं होते, पीटने पर वो जो है और फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं। तो इस तरह की बातों को हम ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ते हैं टॉपिक को और समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आप चकित हुए हैं कि वाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? जो टम्बलर होता है, जैसे हमारे घर में जग होता है पानी रखने के लिए, ऐसे ही कांच का बना देते हैं, उसे टम्बलर बोलते हैं। या आप देखिए टम्बलर उसे भी कहते हैं जो गिलास जैसा होता है ना, कांच का बना हुआ बड़ा सा गिलास जैसा, उसे भी टम्बलर कहते हैं। तो वो जो टम्बलर है उसको कपड़े के टुकड़े से क्यों नहीं बनाते, या वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विद द पीस ऑफ क्लॉथ इन ये चैप्टर 3 एंड आल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली। कह रहे हैं आप जो चैप्टर 3 में आपने पीस ऑफ क्लॉथ पर जो एक्सपेरिमेंट करा है उसको आप ध्यान करिए। ठीक है ना, उसको दोबारा दिमाग में लाइए। एंड आल्सो कीप इन माइंड, और ये भी ध्यान में रखिए कि वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। हम जो टम्बलर का प्रयोग करते हैं काहे के लिए? उसमें कोई ना कोई लिक्विड रखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। Therefore, would it not be silly? इसलिए क्या ये कौन सा कपड़े का टम्बलर बनाना, क्या ये मूर्खता नहीं होगी? If we were to make a tumbler out of cloth,
What we need for a tumbler is glass, plastic, metal, other such material। कह रहे हैं अगर कपड़े का टम्बलर बनने लगे तो फिर हमें कांच, प्लास्टिक और मेटल्स जैसी चीजों का, मटेरियल का हमें टम्बलर बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। दैट विल होल्ड वाटर, जो कि वाटर को होल्ड करते हैं, मतलब होल्ड वाटर का मतलब जिनमें पानी को भर दें तो पानी फैले ना, पानी उसमें सुरक्षित रखा रहे, ठीक है ना। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। इसी तरह से कह रहे हैं कि हम पेपर की बनी हुई चीजों को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं खाना पकाने वाली चीजों में। मतलब अगर आप जो है कागज का बना हुआ कोई प्लेट को क्या आप गैस के ऊपर रख करके उसमें रखी हुई चीज को गर्म कर सकते हैं? नहीं गर्म कर सकते। उसी के बारे में कह रहा है कि हम खाना पकाने वाले जो वेसल्स हैं, ठीक है ना, जैसे भगोना, ग्लास और केटली, ठीक है ना, इनको हम पेपर का नहीं बना सकते। किस तरह से? जिस प्रकार हम कपड़े का टम्बलर नहीं बना सकते, उसी तरह से हम पेपर का भी नहीं बना सकते, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एक फिगर बना हुआ है और लड़की क्या कर रही है, एक कपड़े का उसने टम्बलर जैसा बनाया हुआ है और उसमें पानी भर रही है। आप भी अगर किसी को ऐसा करते हुए देखोगे तो क्या कहोगे, अरे ये कितनी मूर्ख लड़की है, देखो ये कपड़े का टम्बलर बना के उसमें पानी भर रही है, क्या उसमें कभी पानी रुकेगा क्या? ये तो पानी को बर्बाद कर रही है। क्यों? क्योंकि कपड़े में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है ना। तो हम ऐसे मटेरियल को यूज करेंगे टम्बलर बनाने में जिनमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है या लिक्विड को होल्ड करने की कैपेसिटी है, ठीक है ना। वी सी देन that we choose a material to make an object depending on on its properties and the purpose for which the subject is to be used। कह रहे हैं we see then, हम तब देखेंगे, that की we choose a material, हमें ऐसे मटेरियल को चुनना चाहिए, ठीक है ना, सेलेक्ट करना चाहिए, टू मेक एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, किस क्या चीज सोच करके? डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी, उसके गुणों की निर्भरता के आधार पर हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें ये मटेरियल, ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बनाना है। जैसे मान लीजिए अब हमको सब्जियां लानी है, तो सब्जियां तो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती हैं, ठीक है ना। हम उसे झोले में ला सकते हैं, हम उसे बोरी में ला सकते हैं, और वो कपड़े की बनी हो सकती है, वो फाइबर की बनी हो सकती है, वो फैब्रिक की बनी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन जहां पर वाटर होल्डिंग की बात आएगी, लिक्विड होल्डिंग की बात आ जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ऐसे मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसमें होती है? ग्लास में होती है, ठीक है ना। दूसरा मेटल्स में होती है, तीसरा प्लास्टिक में होती है, चौथा सूखे हुए और पके हुए मिट्टी के बर्तनों में होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम मिट्टी का भी बना सकते हैं। जब वो मिट्टी का बना हुआ टम्बलर सूख जाएगा तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी, लेकिन अगर वो पक जाएगा तो वो ज्यादा दिनों तक चलेगा। जैसे मिट्टी का घड़ा है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी भर के रख देते हैं और एक एक साल तक हमारे घरों में घड़ा चलता रहता है। वो किसी कारण से जब टूट जाता है तो दूसरा घड़ा लाना पड़ता है। नहीं तो मिट्टी का बना हुआ घड़ा वो भी क्या करता है, वो भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बना के रखता है। What are all the properties of material that would be important for their uses? जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उससे उसका यूज क्या कर सकते हैं ये पता चलता है। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर, उनमें से कुछ गुणों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।
देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर रहे हैं। एपियरेंस, एपियरेंस का मतलब कैसा है, दिखता कैसा है। एपियरेंस मतलब कैसा दिखता है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कह रहे हैं जो मटेरियल्स होते हैं ज़्यादातर एक दूसरे से दिखने में भिन्न होते हैं, उनमें अंतर रहता है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, और जो लोहा है आयरन है वो कॉपर मीन्स तांबा और एल्यूमिनियम से भी अलग दिखता है। मतलब ना आयरन कॉपर एल्यूमिनियम ये एक जैसे थोड़ी ना दिखते हैं, सब अलग अलग दिखते हैं, इसीलिए हम देखते ही पहचान जाते हैं ये लोहे का बना है। आप कह देते हो सर ये तो कॉपर का बना हुआ है, कैसे? क्योंकि आप कॉपर को पहचानते हो। कैसे? उसका अपीयरेंस आपको पता है कि इसका जो कलर है वो कैसा होता है, कुछ ब्राउन कलर होता है इसका, उससे पहचान जाते हो। एल्युमिनियम आप देखते ही जान जाते हो, उसका कलर कुछ सिल्वर जैसा होता है, लेकिन सिल्वर का थोड़ा सा डिफरेंट हल्का सा ग्रेइश होता है ना, ऐसे पहचान जाते हो आप देख के। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड, और कह रहे हैं उसी तरह से आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं जो लकड़ी में नहीं होती, वुड में नहीं होती। जैसे क्या सिमिलरिटी हैं? आयरन कॉपर एल्यूमिनियम तीनों मेटल हैं, ठीक है ना, इनको पीट पीट करके इनसे सीट बनाई जा सकती है, इनके बर्तन बनाए जा सकते हैं, इनसे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, है ना। इनमें लस्टर होता है, लस्टर मतलब चमकदार होते हैं, ठीक है। ये सोनोरस होते हैं, सोनोरस का मतलब जानते हो बच्चों? सोनोरस मीन्स होता है कि अगर हम कहीं पर हथौड़ी या कोई भारी चीज लेकर के उसमें ठोकें तो उससे आवाज आए। जैसे अपने स्कूल में घंटी बजती थी ना, तो उसमें क्या है, हथौड़ी से पीटते थे, घंटी से आवाज आती है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको सोनोरस बोलते हैं, ठीक है ना। अभी कोरोना में मोदी जी ने आग्रह किया था थाली बजाने के लिए, प्लेट बजाने के लिए, तो थाली प्लेट बजाई गई, वो भी आवाज कर रही थी ना, वो भी सोनोरस प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। मैलिएबल होते हैं, पीटने पर फैलते हैं। डक्टाइल होते हैं, खींचने पर इनसे वायर बनाए जाते हैं, ये कॉमन प्रॉपर्टी है इनकी, ठीक है ना। लकड़ी में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, लकड़ी को पीटेंगे तो लकड़ी से सीट नहीं बनेगी, उसकी कोई चादर नहीं बन सकती, लकड़ी को पीट पीट करके कोई बर्तन नहीं बनाए जा सकते, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। लकड़ी का कोई वायर नहीं बन सकता। तो ये लकड़ी और मेटल्स में डिफरेंस है। अब हम यहाँ बात करते हैं एक्टिविटी 3 की। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जैसे कौन कौन से? पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? आपके घर में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। पेपर मिल जाएगा, कार्डबोर्ड मिल जाएगा, नहीं होगा तो छोटा टुकड़ा पड़ा ही होगा। वुड लकड़ी भी मिल जाएगी। कॉपर वायर मतलब तांबे का तार मिल जाएगा, नहीं है तो कहीं पर जो बिजली का तार होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर, उसकी ऊपर की जो है जो कवरिंग है प्लास्टिक की, उसको आप हटा दीजिए और उसके अंदर से कॉपर के वायर निकल आएंगे। एल्युमिनियम शीट, आपके घर में एल्युमिनियम फॉयल होगी ना, जब लंच वगैरह पैकिंग की जाती है ना, आप जब स्कूल आते थे तो लंच पैक कराने के लिए आप एल्युमिनियम शीट लगाते हो। चॉक, हो सकता है चॉक भी आपके घर में मिल जाए। डू एनी ऑफ दीज अपीयर्स शाइनी? आपसे पूछ रहे हैं इनमें से क्या कोई ऐसा है जो चमकदार दिखता है? तो आप कहेंगे यस ऑफ कोर्स, कॉपर वायर एंड एल्युमिनियम शीट अपीयर शाइनी। कॉपर वायर और एल्युमिनियम की जो शीट है ये चमकदार होती है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस। अब आप ऑब्जर्व करिए, जैसे कि टीचर
किसी मटेरियल को दो पार्ट में कट कर रहा है एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस, और जो काटने के बाद नई सरफेस बन जाती है ना, उस सरफेस पर कह रहे हैं ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनी, क्या इनमें से किसी मटेरियल की जो कट सरफेस आएगी, न्यू सरफेस आएगी आफ्टर कटिंग, क्या वो चमकदार दिखती है? आप देखेंगे बिल्कुल उसमें भी कॉपर है, एल्युमिनियम है, इनका जो अपीयरेंस होगा वो शाइनी ही आएगा। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। अब इन में से जो चीजें हैं उनको आप एक पेपर में लिख लीजिए कि नेम ऑफ शाइनी मटेरियल्स, उसमें आप लिख दीजिए, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, है ना, ये सारी चीजें, जिंक, प्लेटिनम, ये सब कैसे हैं? शाइनी मटेरियल्स हैं। डू यू नोटिस सच अ साइन आर लस्टर, लस्टर मीन्स भी साइन होता है, चमकना, चमकदार, लस्टर मीन्स चमकना। इन द अदर मटेरियल कट देम एनी वे एज यू कैन, क्या तुमने नोटिस किया है कि सच अ साइन आर लस्टर इन अदर मटेरियल, किसी दूसरे मटेरियल में भी आपने साइन नोटिस किया है? कट देम एनी वे, उन्हें कहीं से भी काट दीजिए, एज यू कैन, जहां से काट सकते हो। रिपीट इट इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल, क्लास में भी, अब इस समय तो क्लास नहीं हो रही है तो आप घर पर ही करके देखिए। मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट, और लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से हैं जिनको काटा जा सकता है और काटने पर उनकी सरफेस फाइन होती है, ठीक है, उनमें लस्टर होता है, ठीक है। तो जहां से पॉसिबल हो सकता है वहां से काट करके देख लीजिए और देखिए कि उनमें लस्टर आ रहा है तो आप उनको शाइनी मटेरियल में उनका नाम लिख लीजिए, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि अ लिस्ट ऑफ दोज विद आर विदाउट लस्टर, अब दूसरी लिस्ट आप बना सकते हैं जिनमें लस्टर नहीं होता है, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ कटिंग, वो कट तो जाते हैं लेकिन उनमें चमक नहीं होती। यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद द सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज लस्टर, आप उसमें सैंड पेपर रगड़ करके देख सकते हो कि क्या उसमें चमक है या नहीं है। यहां पर देखिए पाइप लेकर के उसे दो पीस में काटा गया है, ठीक है ना। अब अगर ये पाइप मेटल का होगा तो कटने के बाद जो न्यू सरफेस आएगी वो चमकदार होगी, लेकिन अगर वो दूसरे किसी मटेरियल जैसे प्लास्टिक वगैरह का होगा तो चमक नहीं आएगी, ठीक है ना। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल, मटेरियल जिनमें इस तरह का चमक होती है, इस तरह की चमक होती है, वो ज्यादातर मेटल ही होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल, तो कह रहे हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड जो है वो मेटल के एग्जाम्पल हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन, कह रहे हैं कुछ मेटल ऐसे हैं जो अपनी चमक खो देते हैं, एंड अपीयर डल, और दिखने में डल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर, क्योंकि उनमें हवा लगती है, हवा लगने के कारण और मॉइस्चर के कारण उनमें जंग लग जाती है, रस्ट हो जाती है, उसमें रस्टिंग हो जाती है, ठीक है ना, कोरोजन हो जाता है, जिससे क्या होता है उनका लस्टर लूज हो जाता है, उनकी चमक खो जाती है। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, लस्टर को चेक करने के लिए ताजा ताजा बिल्कुल काट करके उसकी सरफेस को देख लेना चाहिए कि वो चमकदार है या नहीं है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये मेटल है या नहीं है। When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster, जब आप भ्रमण पर जाएंगे किसके यहाँ, आयरन स्मिथ, आयरन स्मिथ समझते हो,
वैसे तो आयरन स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जिसके यहाँ लोहे का काम होता है या खरादी का काम होता है। तो ऐसी जगह पर जाइए और आप देखिए वहां पर जो उस दिन फ्रेश प्रिपेयर्ड होंगे, फ्रेशली कट होंगे, ताजे ताजे काट करके टुकड़े रखे गए होंगे मेटल के, मेटल रॉड्स के, उनकी सरफेस को देखिए और देखिए क्या उनमें चमक है। दे हैव लस्टर, ठीक है। जिनमें चमक है तो वो मेटल हैं, और मेटल हैं तो उनमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड होंगे तो उनमें चमक होगी ही। अब दूसरा कैरेक्टर हम बात करते हैं, वो है लस्टर के बाद हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स कठोरता, मजबूती। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड, आहा, आपसे कह रहे हैं कि जब आप किसी मटेरियल को अपने हाथों से दबा रहे होते हैं, सम ऑफ देम मे बी हार्ड, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे टू कंप्रेस, दबेंगे ही नहीं, वाइल अदर्स कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, और कुछ ऐसे होंगे जो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। टेक अ मेटल की, आप एक मेटल की चाबी लीजिए एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट, और उसमें आप जो है स्क्रैच करने का प्रयास करिए। द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड विद इट, द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, कह रहे हैं कि आप एक मेटल की बनी हुई चाबी लीजिए एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट, और इससे स्क्रैच करने की कोशिश करिए। द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े की सरफेस पर, एल्युमिनियम पर, पीस ऑफ स्टोन, पत्थर के टुकड़े पर, अ नेल, ठीक है, एक कील, नेल मीन्स कील, कैंडल, chalk, any other material or object, you can easily scratch some material, और आप देखेंगे कि कुछ उसमें ऐसे मटेरियल मिलेंगे जिनमें आप आसानी से स्क्रैच बना सकते हैं। while some cannot be scratched so easily, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनमें आप आसानी से स्क्रैच नहीं बना सकते। materials which can be compressed or scratched easily are called soft, कह रहे हैं मटेरियल जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, या उनमें स्क्रैच बना सकते हैं, ऐसे मटेरियल को सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। while some other material which are difficult to compress are called hard, और जिनको हमें कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है उन्हें हार्ड मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट while आयरन इज हार्ड, उदाहरण के तौर पर कॉटन और जो स्पंज है वो सॉफ्ट है, लेकिन आयरन क्या है, आयरन हार्ड है। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, दिखने में तो मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ, वो या तो रफ होंगे या फिर स्मूथ हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मेटल, पूछ रहे हैं आपसे कि कोई और ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप देख करके उसके अपीयरेंस के आधार पर उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो अब अगला टॉपिक है आपका जो है प्रॉपर्टी में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मीन्स होता है घुलनशील, इनसॉल्युबल मीन्स अघुलनशील। जैसे पानी में नमक घुल जाता है तो हम कहेंगे साल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना, लेकिन सैंड नहीं घुलती तो हम कहेंगे सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। समझ में आया, जो घुलता है वो सॉल्युबल, जो नहीं घुलता है वो इनसॉल्युबल। अब इसमें एक्टिविटी करेंगे। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज, कुछ सॉलिड वस्तुओं का सैंपल आप इकट्ठा करिए, जैसे कि शुगर, शुगर मीन्स चीनी, साल्ट नमक, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट और सॉडस्ट को। टेक 5 ग्लासेस or beakers, fill
each one of them about 2/3 with water। 5 गिलास लीजिए कांच के और लगभग उनका 2/3 भाग पानी से भर दीजिए। Add a small amount मतलब लगभग 1 चम्मच। एक में आप चीनी डाल दीजिए, पहले ग्लास में, दूसरे ग्लास में आप नमक डाल दीजिए, तीसरे ग्लास में आप क्या डालना है आपको, उसमें सैंड डाल दीजिए, चौथे ग्लास में आप क्या डाल सकते हैं, और आपने क्या लिया था सैंपल में देखिए यहाँ पर चॉक पाउडर डाल दीजिए, और 5वें ग्लास में आप उसमें सॉडस्ट डाल दीजिए। ठीक है ना। इसके बाद आप उसको जो है सेक कर लीजिए और छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप उसको ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने के बाद आप देखिए कौन कौन घुल जा रहा है। तो आप देखेंगे साल्ट जो है वो डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर, वो जो है पानी में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। शुगर भी कंप्लीटली डिसअपियर इन वाटर। सैंड डज नॉट डिसअपियर in water, chalk powder does not disappear in water, sawdust does not disappear in water। ठीक है। you will notice अब जो जो उसमें disappear हो जाता है that are soluble, जो disappear नहीं होता that is insoluble। तो इसमें जैसे salt और sugar हैं, ये दोनों disappear हो जाते हैं, तो दोनों क्या हैं, soluble हैं। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water। We say that these substances are soluble in water। Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time। हम बहुत देर तक उसे किसी रॉड से चलाते रहते हैं, उसके बावजूद वो नहीं घुल रहा है। These substances are insoluble in water। ऐसे सब्सटेंस जो नहीं घुल रहे हैं उनको हम कहेंगे insoluble in water। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances। Do liquid also dissolve in water? Water हमारे शरीर की फंक्शनिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजों को अपने में घोलने की क्षमता होती है। ठीक है ना। डू लिक्विड आल्सो डिजॉल्व इन वाटर? क्या लिक्विड भी वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। कलेक्ट अ सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अब जब बात आ गई कि कौन कौन से लिक्विड पानी में घुल जाते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं, तो आपको खुद पता है, आप पानी में कभी नींबू निचोड़ करके पीते हो ना, नींबू का रस घुल जाता है। ठीक है ना। विनेगर भी घुल जाता है। मस्टर्ड ऑयल, कभी आप सरसों का तेल पानी में डाल के देखिए, क्या वो घुलता है? नहीं घुलता, वो तो तैरता रहता है। इसी तरह से कोकोनट ऑयल है वो भी डाल के देखेंगे, नहीं घुलेगा। केरोसिन है, उसको भी आप वाटर में डालेंगे, नहीं घुलेगा। ठीक है ना। टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट अप टू हाफ विद वाटर। कांच का टम्बलर लेकर और उसे आधा पानी से भरिए। ऐड अ फ्यू स्पून फुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीयर इट वेल। कुछ चम्मच उसमें एक लिक्विड के डालिए और उसे अच्छी तरह से स्टीयर करके और उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद ऑब्जर्व करिए। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट मीन्स उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसका ऑब्जर्वेशन करिए, प्रेक्षण करिए 5 मिनट के बाद। वेदर द लिक्विड मिक्स विद वाटर, क्या लिक्विड वाटर में मिक्स हो गया है? अगर मिक्स हो गया, रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड। आप दूसरे लिक्विड को घोल करके देखिए, क्या वो भी घुल रहा है? एज मैनी डिफरेंट लिक्विड आर अवेलेबल टू यू, आपके पास बहुत सारे लिक्विड अवेलेबल हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। अब आप देखेंगे विनेगर क्या है, मिक्स वेल। लेमन जूस मिक्स वेल। मस्टर्ड ऑयल डज नॉट मिक्स। कोकोनट ऑयल डज नॉट मिक्स। केरोसिन डज नॉट मिक्स। तो जो मिक्स हो जाते हैं दोज आर सॉल्युबल।
जो नहीं मिक्स होते हैं दोज आर इनसॉल्युबल। इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी को पता कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विद वाटर। हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं। सम अदर डू नॉट मिक्स, लेकिन दूसरे वहीं पर ऐसे हैं जो नहीं घुलते विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। जब हम उन्हें कुछ मिनटों के लिए, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जो है, उन लिक्विड की एक अलग लेयर बन जाती है। ठीक है ना? अब बूझो का कुछ क्वेश्चन होगा यहाँ पर। बूझो सुझाव दे रहे हैं दैट वी आल्सो चेक, हमें भी चेक करना चाहिए, इफ द लिक्विड दैट वी यूज इन एक्टिविटी, अगर लिक्विड, यदि लिक्विड जो कि वी यूज इन एक्टिविटी 5, जिन लिक्विड को हमने एक्टिविटी 5 में यूज किया, किसको किसको यूज किया, नाम बताओ। आप कहेंगे विनेगर को, लेमन जूस को, मस्टर्ड ऑयल को, कोकोनट ऑयल को, केरोसिन ऑयल को। ठीक है ना? आप केरोसिन ना मिले तो पेट्रोल या डीजल भी ले सकते हैं। मिक्स वेल विद सम लिक्विड अदर देन वाटर, कह रहे हैं पानी को छोड़ करके कोई दूसरे लिक्विड में उनको मिक्स करके देखिए। पहेली इज क्यूरियस टू नो, पहेली जो है ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है। वेदर गैसेस आल्सो डिजॉल्व इन वाटर, कि गैसेस भी पानी में घुलती हैं क्या। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ गैसें पानी में घुल जाती हैं। वेयर एज अदर्स नॉट, लेकिन बहुत कुछ जो दूसरी हैं वो नहीं घुलती। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट, पानी में कुछ गैसों की बहुत कम क्वांटिटी में उपस्थिति रहती है, क्योंकि उनमें वो गैसें घुली रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन गैस इज डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन गैस पानी में घुली रहती है। कैसे, आप कहेंगे सर हम कैसे मान लें घुली रहती है? तो हम कहेंगे पानी में बहुत सारी मछलियां और जो है दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो रहते हैं उसमें। सांस लेने के लिए जैसे आपको ऑक्सीजन चाहिए वैसे उनको भी चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे, लेकिन वो पानी के अंदर जीवित रहते हैं ना। क्यों जीवित रहते हैं? क्योंकि उनको पानी में ऑक्सीजन मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है। ठीक है ना? तो वही बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट लाइव इन वाटर, उन एनिमल और प्लांट के लिए बहुत जीवित रहने के लिए जरूरी है जो कि पानी में रहते हैं। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब एक कैटेगरी आप ये भी बना सकते हैं सॉर्टिंग करने के लिए कि जो आपके पास वस्तुएं आपने कलेक्ट करके रखी हैं वो पानी में तैरती हैं या डूब जाती हैं। फ्लोट मीन्स तैरना, सिंक मीन्स डूब जाना। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4, जब आप एक्टिविटी 4 कर रहे थे, यू माइट हैव नोटिस, आपने उसमें ध्यान दिया होगा, दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर, कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं वो वाटर में सेपरेट हो जाते हैं। जैसे सैंड पानी में नहीं घुलती, आपने मिला दिया है, आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद सारी सैंड उस ग्लास या टम्बलर की बॉटम में बैठ जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा और वो सेपरेट हो गया। यू मे हैव आल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5, आपने एक्टिविटी 5 में भी नोटिस किया होगा सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर, कि उनमें से कुछ मटेरियल हैं जो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। फ्लोट टू द सरफेस ऑफ वाटर, वो पानी की सरफेस पर तैरने लगते हैं। अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर राइट, और कुछ दूसरे हैं जो कि टम्बलर की बॉटम में डूब करके वहां पर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। We notice many examples of objects that float in water or sink, dried leaves fallen on the surface of the pond, जब सूखी हुई पत्तियां क्या होती हैं,
तालाब में गिर जाती हैं, तालाब के पानी में गिरती हैं। अ स्टोन दैट यू थ्रो इन दिस पॉन्ड, और उसी में जो आप एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हो। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी के एक गिलास में आप हनी की कुछ शहद की कुछ बूंदें गिरा कर देखिए। व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ दीज, इन सब में क्या होता है। बूझो वुड लाइक टू यू गिव him 5 example each of the object that float, those that sink in water। बूझो आपको बताना चाहेंगे कि 5 एग्जाम्पल, उनमें से हर एक ऑब्जेक्ट जो कि फ्लॉट एंड दोज दैट सिंक, जो कि क्या होते हैं, तैरते हैं, और दूसरे वो जो कि पानी में डूब जाते हैं। What about testing these same material to see if they float or sink in other liquid like oil। आप उन मटेरियल को यूज करके टेस्ट करके देखेंगे कि वो डूब जाते हैं या तैरते हैं दूसरे लिक्विड में, जैसे दूसरे लिक्विड पानी से दूसरे, पानी ना यूज करके कोई दूसरा लिक्विड जैसे ऑयल। अब आप उसमें अगली प्रॉपर्टी को समझिए, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है, आर पार दिखना। जैसे हम कांच की एक सीट ले लें, एक तरफ हम खड़े हो जाएंगे तो दूसरी तरफ हमको दिखाई देगा। कांच के, तभी तो चश्मे से हमको दिखाई देता है, चश्मे में कांच का लेंस लगा होता है ना, ठीक है ना, तो वो ट्रांसपेरेंसी है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, आपने हो सकता है कि लुका छिपी का खेल खेला हो। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड, आप सोचिए कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर आप छुपना पसंद करेंगे। सो दैट यू आर नॉट सीन बाय द अदर, क्यों छुपना पसंद करेंगे, क्योंकि लुका छिपी के गेम में आप नहीं चाहेंगे कि जो चोर बना है वो आपको देख पाए या दूसरे लोग आपको देख पाएं। Why did you choose those places, आप उन स्थानों को क्यों चुनते हैं। Would you have tried to hide behind a glass window, क्या आप किसी कांच की बनी हुई खिड़की के पीछे छुपना चाहेंगे। Obviously not, वास्तव में नहीं। As your friend can see through that and spot you, आपके दोस्त आपको उससे आर पार देख सकते हैं और आपको वो पकड़ सकते हैं। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल, कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप हर एक मटेरियल से आर पार देख सकते हो। दोज सब्सटेंसेस आर मटेरियल्स, ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें, थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, जिनसे वस्तुएं आर पार देखी जा सकती हैं, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, उनको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे ग्लास, कांच, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और उनमें से कुछ प्लास्टिक हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं। जैसे आप कभी शॉप में जाते हो तो वहां पर जो टॉफी या चॉकलेट रखने वाले जो कंटेनर्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं और उनमें भी आप आर पार देख लेते हो, ठीक है ना। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट एंड अदर ईटेबल ट्रांसपेरेंट कंटेनर और ग्लास, लगभग सारे दुकानदार बिस्किट और मिठाइयाँ और चॉकलेट जैसी खाने पीने की चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखना पसंद करते हैं। तो ट्रांसपेरेंट कंटेनर जैसे कि कांच का बना हुआ हो या प्लास्टिक का बना हो, ठीक है ना। ये फिगर आप ध्यान से देखिए, इनमें आपको मैं बताऊं तो जो फर्स्ट नंबर का है जिसमें पर्पल कलर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट है। दूसरे नंबर पर भी जो है वो ट्रांसपेरेंट है, वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है जिसमें रेड कलर का छोटा ढक्कन लगा हुआ है और उसके बगल में 4 बड़े रेड ढक्कन वाले लगे हुए हैं, वो कांच के बने हुए हैं और सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी समझ में आ गई होगी। सो दैट बायर्स कैन इजिली सी दीज आइटम। क्यों ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में रखना पसंद करते हैं शॉपकीपर? क्योंकि जो खरीदार हैं, बायर्स हैं, वो आसानी से उसमें रखी हुई वस्तुओं को देख सकें। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल, और कुछ दूसरे मटेरियल हैं थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, जिनसे आप आर पार देखने के लायक नहीं है, मतलब आप उससे आर पार नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकेंगे। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपक। ऐसे मटेरियल को ओपक कहते हैं। यू कैन नॉट टेल, आप नहीं कह सकते, व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स, किसी बंद लकड़ी के बॉक्स के अंदर क्या रखा है आप ये नहीं बता सकते। अ कार्डबोर्ड, या फिर कार्डबोर्ड के बने हुए बंद बॉक्स के अंदर क्या रखा नहीं बता सकते। ठीक है ना। कर्टन और अ मेटल कंटेनर, या फिर वो मेटल के बने हुए कंटेनर हो तो भी आप नहीं बता सकते। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। तो लकड़ी है, कार्डबोर्ड है, मेटल्स हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी प्लास्टिक्स हैं जिनसे, जो ओपक के एग्जाम्पल हैं, जिनसे आर पार नहीं देखा जा सकता। Do we find that we can group all material and object without any confusion? Do we find that, क्या हम पाएंगे कि we can group, हम उनका ग्रुप बना सकते हैं, all materials, ऐसे मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट का, विदाउट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी कंफ्यूजन के, एज आइदर ओपक और ट्रांसपेरेंट। मतलब हम दो कैटेगरी में बिना किसी कंफ्यूजन के बना सकते हैं। एक कैटेगरी वो, एक ग्रुप वो जिसमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल रखना है, और दूसरी कैटेगरी वो जिनमें ओपक मटेरियल रखना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब इस यूनिट में एक्टिविटी 6 बची हुई है और थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, एक्टिविटी 6, और उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी बचा हुआ पार्ट इस यूनिट का और जो एक्सरसाइज है इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये अगला वीडियो आपको हम कल देने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।